नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो हम जानेंगे इको रिसाइकलिंग के बारे में। ये भी आप देखोगे तो एक माइक्रो कैप कंपनी है। ये जो कंपनी है वो ई वेस्ट का जो है वो रिसाइकलिंग करती है। इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में जानेंगे। मैंने वैल्यू एजुकेटर चैनल पर अलग अलग सेक्टर्स के रिलेटेड डिटेल वीडियो क्रिएट किए हैं। यदि आप देखो तो एग्रोकेमिकल्स है, केमिकल्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ऑटो एंसिलरी है, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स इंडस्ट्रीज पे मोस्टली स्मॉल एंड माइक्रो साइज की जो कंपनीज है या मिड साइज की कंपनीज है उनके बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये जो सारे वीडियोस है आप जरूर देख सकते हो। और यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इको या इको रिसाइकलिंग ये जो कंपनी है वो 2005 में शुरू हुई थी। बट जब भी ये कंपनी की शुरुआत हुई थी तभी आप देखो तो जो ई वेस्ट है इसका ज़्यादा कोई भी आप देखो तो रिसाइकलिंग नहीं करता था, कोई भी ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं थे। इंडिया में तो बहुत ही कम थे। यूएस जैसी जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर भी जस्ट स्टार्टिंग हुआ था। इसीलिए यदि आप देखो तो ये जो कंपनी है वो अब तक ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। बट यहाँ से आप देखोगे यानी 2023 के बाद जो नए रेगुलेशंस आए हैं जिसके बारे में हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि एक ह्यूज ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल है। तो वीडियो में आगे जाने के पहले समझ लेते कि ई वेस्ट क्या होता है और उसके रिलेटेड क्या रेगुलेशंस आए थे पहले और उसमें क्या चेंजेस आए हैं रिसेंटली, यानी 2023 में क्या चेंजेस आए हैं। तो ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसमें काफ़ी अलग अलग इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, जैसे टीवी हो गया या फ्रिज हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, मोबाइल, लैपटॉप या बहुत सारे अलग अलग जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनका जो लाइफ स्पैन है वो कंप्लीट होने के बाद उनको रिसाइकल करना अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया है। तो ये जो सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स है उनकी एक शेल्फ लाइफ जो है या उनकी एक परमिटेड जो लाइफ है वो डिसाइड की गई है। यानी जैसे कि लैपटॉप आप 5 ईयर से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो, मोबाइल की भी की है, फ्रिज की है, एयर कंडीशनर की है, वॉशिंग मशीन की है। हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लाइफ जो है वो डिटरमाइन की है और उसके बाद में उसको या ये जो गैजेट्स है उनका रिसाइकलिंग होना चाहिए। बिकॉज करंटली यदि आप इंडिया में देखोगे मैट्रिक टन वाइज तो करंटली इंडिया में टोटल 30 मिलियन मैट्रिक टन इतना जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो अवेलेबल है। एंड इसको डायरेक्टली डंप भी नहीं किया जाता बिकॉज इसमें अलग अलग आप देखो तो मेटल्स होते हैं जिनका रिकवरी करके उनको रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसीलिए डंपिंग इज नॉट पॉसिबल और वो अलाउड भी नहीं है। इसीलिए ओनली सॉल्यूशन इज द रिसाइकलिंग, और जिसके वजह से ये जो सेक्टर है उसको फिलहाल में यदि आप देखोगे तो काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर मिला है। तो यदि आप पॉलिसी देखोगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट के रिलेटेड जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वो लगभग एक्चुअली 2012 से उसकी शुरुआत हुई थी। 2016 में कुछ उसके अपग्रेड्स हुए, बट 2016 टू 2021-22 तक ज़्यादा यहाँ पर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स नहीं हुए क्योंकि जो रेगुलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो एक्चुअल में ऐसी गाइडलाइंस थी। बट यहाँ पर अभी यदि आप रिसेंटली देखोगे जो 2022 में रूल्स फॉर्म किए थे और इनका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2023 में शुरू हुआ, तो ये जो रूल्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट किए हैं, काफ़ी नए रूल्स की एडिशन की है। हर एक जो इक्विपमेंट है उसका लाइफ स्पैन डिसाइड किया है। EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसमें ऐड किया है। तो इसके बारे में हम आगे जाके ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि करंटली ये जो नए रूल्स है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी यहाँ ये जो मैटर है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का या ई वेस्ट का उसके रिलेटेड सीरियस है। एंड यही एक मेजर ट्रिगर है ये जो सेक्टर है या ये जो सेगमेंट है उसको आगे जाके ग्रो करने का, क्योंकि ये सेक्टर में या ये सेगमेंट में यदि आप देखो तो जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी अबेंडेंटली अवेलेबल है। क्योंकि मोस्टली ये जो रॉ मटेरियल है यदि आप देखोगे तो वो प्रॉपरली करंटली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता या रिसाइकल नहीं किया जाता। मोस्टली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कबाड़ी वाले जो होते हैं आप देखोगे तो मोस्टली हम हमारा जो लैपटॉप है या मोबाइल है या जो भी वेस्टेज है वो हम लोकल जो कबाड़ी वाले हैं उनको ही देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू जो न्यू रूल्स है उसमें यदि आप देखोगे तो ये प्रॉपरली ये जो इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स है, उनका प्रॉपरली रिसाइकलिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेगुलेशन लाया गया है इसके वजह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कबाड़ी वालों का, तो यहाँ पर उनका जो टोटल साइज है या टोटल एक्टिविटीज है वो आगे जाके रिड्यूस होगी क्योंकि दे डोंट डिस्पोज ऑफ और रिसाइकल दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन अ प्रॉपर वे। इसके वजह से आप देखो तो पोल्यूशन होता है या काफ़ी अलग अलग बीमारीज भी हो सकती है। इसके वजह से यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है एंड ये एक स्ट्रिक्ट डिसीजन है। तो उसके अकॉर्डिंगली अभी क्या क्या डेवलपमेंट्स है उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल यहाँ पर या एक एक्सचेंज यहाँ पर डेवलप किया है, जिसमें क्या होगा कि पहले तो मैं आपको एक साइकिल समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कंप्लीटली साइकिल कहाँ से शुरू होता है। तो पहला तो प्रोड्यूसर होता है, यानी HP हो गया, सैमसंग हो गया, डेल हो गया या एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसे अलग अलग जो बड़ी कंपनीज है वो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग करती है। LG हो गया या पैनासोनिक हो गया, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इक्विपमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें टेलीविजन आ जाता है, फ्रिज आ जाता है, एयर कंडीशनर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, बहुत सारे अलग अलग गैजेट्स है। तो पहले तो प्रोड्यूसर आ जाता है। तो ये जो प्रोड्यूसर है वो दो टाइप्स का उनका सेलिंग होता है या सेल्स आते हैं उनके। एक तो जो है वो रिटेलर से सेल्स आते हैं, जैसे कि आप और मेरे जैसे जो रिटेलर्स है वो कोई तो क्रोमा जैसे जो शॉप्स है या बाकी जो शॉप्स है या अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है, यहाँ पर जाके ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उनको ऑर्डर करते हैं, उनको आप देखो तो यूज करते हैं आगे जाके। और जो दूसरा मेजर कंज्यूमर सेगमेंट है दैट इज फ्रॉम द कॉर्पोरेट, जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है या विप्रो है, ऐसी बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है या टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उनको भी आप देखोगे तो एक लार्ज रिक्वायरमेंट होता है ये गैजेट्स का। तो जनरली ये दो कैटेगरीज आ जाती है। तो फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर, सेकंड है जो कंज्यूमर है, एंड देन उसके बाद में रिसाइकलर आता है। तो ये जो करंटली पॉलिसी में चेंजेस किए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है, ये जो पोर्टल या एक्सचेंज यहाँ पर डिजाइन किया है या इम्प्लीमेंट किया है, तो ये पोर्टल में जो कंज्यूमर है यानी कॉर्पोरेट कंज्यूमर का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि TCS, तो TCS जो रिसाइकलर है उसको उनके जो एंड ऑफ लाइफ जो लैपटॉप्स है जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, लेट्स से 5 इयर्स, तो वो उनको बेचेगा एंड देन रिसाइकलर इसको रिसाइकल करके जो एक सर्टिफिकेट्स या जो EPR क्रेडिट जनरेट करेगा। एंड जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर मैंडेट डाला है कि आप जो भी एक ईयर में प्रोड्यूस करोगे जितने भी इक्विपमेंट्स, पर्टिकुलर कोई एक टाइप के, लेट्स अज्यूम लैपटॉप, तो वो पर्टिकुलर टाइप का इक्विपमेंट का 50% आपको रिसाइकल करना है। इसके रिलेटेड भी अलग अलग गाइडलाइंस है डिपेंडिंग ऑन कौन से फाइनेंशियल ईयर में कितना करना है। इनिशियली 50% से शुरू हो रहा है एंड ये 80% तक इंक्रीज होते हुए जा रहा है 2028-29 तक। तो जो प्रोड्यूसर है जैसे कि HP है, डेल है या माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, उन्होंने वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी लैपटॉप्स या फोन्स या जो भी अलग अलग इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर किए हैं उसका 50% उनको रिसाइकल करना पड़ेगा। तो रिसाइकल वो खुद तो नहीं कर पाएंगे, तो वो इको रिसाइकलिंग जैसी जो कंपनीज है उनको अपॉइंट करेंगे फॉर वेरियस वर्क्स, जिसमें कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिसमेंटलिंग, रिसाइकलिंग, रिफर्बिशमेंट या कॉम्प्लायंस जैसी जो अलग अलग सर्विसेज है ये एक्चुअली आउटसोर्स की जाएगी एप्पल या HP या डेल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे बड़े प्रोड्यूसर्स से। तो यहाँ पर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आप देखोगे तो आगे जाके ओपन अप हो सकता है। तो ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें और एक भी क्लॉज है। तो सपोज कोई एक इक्विपमेंट का टोटल लाइफ स्पैन जो है वो लेट्स अज्यूम 5 इयर्स का है, लेट्स से कोई लैपटॉप का 5 साल का है, तो 2024 करंटली जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके पहले 5 इयर्स यानी 2019 फाइनेंशियल ईयर में सपोज डेल ने 1 लाख लैपटॉप यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए हैं, तो उनको 50% ऑफ 1 लाख यानी 50,000 जो लैपटॉप्स है वो 2024 में रिसाइकल करने हैं। तो इसमें और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ऐसा है कि डेल को सिर्फ डेल के ही लैपटॉप जो है वो कलेक्ट नहीं करने हैं, वो कोई भी ब्रांड के हो सकते हैं, जो टाइप है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी उनको 50,000 लैपटॉप्स कलेक्ट करने हैं, वो कोई भी ब्रांड के हो सकते हैं, वो 50,000 फोन्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। या एप्पल जो है वो डेल के लैपटॉप कलेक्ट कर सकता है, सैमसंग के कर सकता है या बाकी कोई भी ब्रांड के कर सकता है, एंड इट इज वाइस वर्सा, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट वो वॉल्यूम का कितना परसेंटेज उनको कौन से फाइनेंशियल ईयर में कलेक्ट बैक करना है, और फिर वो रिसाइकलर जो है उनको रिसाइकल करके EPR क्रेडिट जो है या सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट करेंगे, एंड ये जो सर्टिफिकेट्स है दैट दे विल बी सेलिंग बैक टू द प्रोड्यूसर, और ऐसा ये जो कंप्लीट चेन है दैट विल गेट कंप्लीटेड। तो इको रिसाइकलिंग जैसी जो कंपनीज है उनके रेवेन्यूज कैसे आएंगे, वो 2 तरीके से आ सकते हैं या प्रोबेबली 3 तरीके से आ सकते हैं। फर्स्ट जो है, जो भी वो रिसाइकलिंग करेंगे उसमें उनको अलग अलग मेटल्स मिलेंगे, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, या बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेटल्स मिलेंगे, आयरन मिलेगा, तो उसको वो आगे जाके सेल कर सकते हैं, या प्लास्टिक है उसको भी वो रिसाइकल करके सेल कर सकते हैं। एक तो उससे मिलेगा, अलग अलग जो मेटल्स है या जो पार्ट्स है उसका अलग अलग कॉस्टिंग होता है, तो उनको उससे रेवेन्यू आएगा, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रेवेन्यू। सेकेंड टाइप ऑफ रेवेन्यू जो है वो EPR क्रेडिट्स का आगे जाके आएगा, जो अब तक नहीं था,
क्योंकि अब तक कोई भी ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है ईपीआर क्रेडिट्स का, बिकॉज ये जो एक्सचेंज है वो रिसेंटली यदि आप देखोगे तो प्रॉब्ली 1 या 2 मंथ्स के पहले ही ये जो एक्सचेंज है वो पोर्टल पे आया है। तो ये जो ईपीआर क्रेडिट्स वो जनरेट करेंगे, वो जैसे ही वो एचपी जैसी कंपनीज को सेल बैक करेंगे तो वहां से उनको पर केजी के लिए कुछ अमाउंट आएगा, प्रोबेबली 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप का वेस्ट है। बहुत ही कमोडिटी टाइप का वेस्ट है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है या रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, उसका प्रॉब्लम 10 to 12 रुपीज का होगा। बट मेडिकल वेस्ट होगा सपोज, तो वहां पे उनका पर केजी का जो रेट है वो काफी बेटर होता है। तो ऑन एन एवरेज वी कैन अज्यूम 15 से 20 रुपए के आसपास उनको मिल सकता है पर केजी के लिए ईपीआर सर्टिफिकेट से ही। और ये जो ईपीआर सर्टिफिकेट्स है उनको जनरेट करने के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम द रिसाइकलिंग कॉस्ट। तो ये एक्चुअली कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू हो जाएगा। यदि आप देखो तो करंटली कंपनी के पास 7000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है फॉर रिसाइकलिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और इसमें से करंटली 25% के आसपास या 30% के आसपास करंटली उनका अंडर यूटिलाइजेशन है या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो यदि आप देखोगे तो फुल कैपेसिटी पे रन करते हैं तो एंड हम सिर्फ 10 रुपीज अज्यूम करते हैं पर केजी का टोटल उनको ईपीआर सर्टिफिकेट से आएगा, तो 7 करोड़ तो लगभग उनको ये ईपीआर सर्टिफिकेट से ही आ जाएगा और उसको कोई कॉस्ट नहीं है, यानी वो डायरेक्ट बॉटम लाइन में 7 करोड़ का आपका प्रॉफिट आ जाता है। दैट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कंपनी। इसीलिए इको जैसे रिसाइकलिंग कंपनीज की यदि आप मार्जिन देखोगे तो जनरली मार्जिन आर वेरी गुड। 25 to 30% के मार्जिन मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में यहाँ पर सस्टेनेबल हो सकते हैं until and unless बहुत ह्यूज कंपटीशन नहीं आ जाता। देयर आर अनदर वेरी गुड एस्पेक्ट्स अबाउट द इको रिसाइकलिंग जैसी कंपनीज का कि उनकी बैलेंस शीट जो है दे हैव मेंटेन देयर बैलेंस शीट वेरी वेल। कंपनी पे करंटली भी कोई डेट नहीं है, इसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट भी ऑलमोस्ट आप देखोगे तो नील है। इसके अलावा जो रेंटल एक्सपेंसेस है वो भी काफी कम है, क्योंकि उनका जो ऑफिस है और जो पुराना प्लांट है वसई में वो रेंटेड है। उन्होंने करंटली एक बड़ा आप देखोगे तो कैपेक्स करने के लिए एक नया लैंड लिया है, तो वो कंपनी के बुक्स में ओन प्रॉपर्टी है, तो उसके रिलेटेड भी यदि आप देखो तो कोई लीजिंग का एक्स्ट्रा उनको एक्सपेंसेस नहीं आने वाला। तो दैट इज मच बेटर कंपेयर टू सपोज कोई नया मैन्युफैक्चर ये जो इंडस्ट्री उसमें एंटर होता है तो उसको तो पहले डेट लेके एक बड़ा कैपेक्स करना पड़ेगा, तो उसकी फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी या इंटरेस्ट पेमेंट की कॉस्ट आ जाएगी, रेंटल की कॉस्ट आ जाएगी। तो उनका जो ब्रेक इवन है वो कंपेयर टू इको रिको काफी बढ़ सकता है। एंड अनदर टाइप ऑफ लेवरेज विच इको रिसाइकलिंग हैव इज इको रिसाइकलिंग सपोज कोई भी एक मटेरियल लेट से 100 रुपीज केजी के आसपास खरीद रहा है तो ही कैन इंक्रीज दैट टू 120 टू कीप द कंपटीशन अवे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास काफी अच्छे मार्जिन अवेलेबल है, तो वो कुछ मार्जिन पे सैक्रिफाइस कर सकते हैं टू कीप द कंपटीशन अवे। तो बहुत सारे अलग अलग लेवरेजेस जो है वो ये कंपनी के लिए अवेलेबल है। और इसके अलावा देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि क्या क्या सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज हो सकते हैं कंपनी के लिए। पहले तो वो जो अलग अलग मेटल्स है उनको बेच के उनके रेवेन्यूज ला सकते हैं। सेकंड जो है वो ईपीआर क्रेडिट्स हो गया। थर्ड जो है वो जो प्रोक्योर करने वाले हैं, ये लैपटॉप्स हो गया या अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल हो गया या अलग अलग वॉचेस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस। तो करंटली तो इको रिसाइकलिंग वो प्रोक्योर करने के लिए पेमेंट कर रही है, वो जो वेस्ट आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो प्रोक्योर करने के लिए। बट आगे जाके यानी यदि आप देखो तो जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें प्रोक्योर करने के लिए भी उनको पैसे मिलते हैं, तो दैट इज द एक्चुअली फैंटास्टिक बिजनेस। तो प्रॉब्ली आगे जाके इंडिया में भी ये पॉसिबल है। इमीडिएटली मुझे नहीं लगता होगा, बट इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स इट इज पॉसिबल दैट कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोक्योर करने के लिए या उसको डिस्पोज करने के लिए भी आप देखोगे तो रिसाइकलिंग कंपनीज जो है उनको पे किया जाएगा, एंड दैट विल बी अ ह्यूज एडिशन इन देयर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग अहेड। अभी करंटली अपॉर्चुनिटी साइज के बारे में देख लेते हैं कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज है। तो यदि आप देखो तो इंडिया में टोटल $4 बिलियन का अपॉर्चुनिटी साइज है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का रिसाइकलिंग करने के लिए, और ये जो कंप्लीट इंडस्ट्री है वो लगभग 25 to 27% एवरी ईयर से ग्रो कर रही है। यानी इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स जो $4 बिलियन का अपॉर्चुनिटी है इट विल गेट इंक्रीज टू $10 बिलियन का अपॉर्चुनिटी, यानी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। और इको रिसाइकलिंग जैसी जो कंपनी है वो सिर्फ यहाँ पे 1% जो मार्केट शेयर है उसको फोकस कर रही है, उसका प्लान कर रही है या उनका वो एम है। तो 1% ऑफ $4 बिलियन यदि आप देखोगे तो वो हो गया $40 मिलियन, यानी यदि आप रुपीज में देखोगे तो लगभग 320 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं। करंटली यदि आप 23 के रेवेन्यूज देखोगे तो कुछ कंपनी के 17, 18, 20 करोड़ के रेवेन्यूज एट द मैक्स थे, बट अपॉर्चुनिटी साइज करंटली इतना बड़ा है 320 करोड़ का। नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स यदि आप $10 बिलियन का देखोगे 1%, अगेन इट्स अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी।
एंड ये इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट थिंग इज मार्जिन्स आर वेरी वेरी गुड एंड उन्होंने ये जो गाइडेंस दिया है लगभग 320 करोड़ का इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, यहाँ पर उन्होंने जो EPR क्रेडिट है उसका भी एडिशन नहीं किया है क्योंकि वो तो अभी उसकी जस्ट शुरुआत हुई है। देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स विच कैन गेट एडेड टू द रेवेन्यूज एंड फाइनल बॉटम लाइन। जैसे कि सपोज कोई MNC को इंडिया में आना है तो दे माइट डू द जॉइंट वेंचर्स लाइक द कंपनीज लाइक इको रिसाइकलिंग, बिकॉज इको रिसाइकलिंग लगभग ये जो बिजनेस है उसमें 15-20 ईयर्स से है, तो दे नो व्हाट आर द पॉलिसी। उनके पास एक लॉन्च पैड है तो जिससे आगे जाके एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो बहुत सारे अलग अलग आप देखो तो टेलविंड्स ये इंडस्ट्री को करंटली आए हैं बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो रहा है। सो वन कैन डीप डाइव इनटू कंपनीज लाइक दैट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इज बेसिकली द फ्यूचर एंड वो आज नहीं तो कल यहाँ पर उसका जो टेलविंड है उसमें तो एक्सेलरेशन आने वाला ही है। इट माइट टेक सम मोर टाइम ऑफ 6-8 months 10 months, बट इन लॉन्ग टर्म आई थिंक हम वही डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग का जो सीरियसनेस है या जो गाइडलाइंस है या जो रेगुलेशन है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जिसके वजह से इको रिसाइकलिंग जैसी जो कंपनीज है उनको आगे जाके काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी के पास करंटली 7,000 मैट्रिक टन की प्रोसेसिंग की कैपेसिटी अवेलेबल है, जिसमें से वो लगभग सिर्फ 20-25% ही यूज़ कर रहे हैं या 30% तक यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज EPR के जो रूल्स है वो जस्ट ये फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में आए थे, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा यहाँ पर समय लग सकता है। बट कंपनी ने ऑलरेडी एक नया जो कैपेक्स है उसकी शुरुआत की है, तो विद दिस कैपेक्स कंपनी 7,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी से इंक्रीज होकर 25,000 मैट्रिक टन की जो कैपेसिटी है उस पर जा रहे हैं। और ये जो कंप्लीट कैपेक्स है लगभग आप देखो तो ये 50-100 करोड़ का कैपेक्स है, और ये कैपेक्स जो है वो इंटरनल अक्रूवल से ही कर रहे हैं, कोई भी उन्होंने डेट नहीं लिया है या कोई भी इक्विटी रेज नहीं की है, एंड मैनेजमेंट का आगे जाके भी कोई इक्विटी रेज करने का इमीडिएट तो प्लान नहीं है। उनका जो कैपेक्स है वो लगभग दिसंबर टू मार्च के आसपास आप देखो तो कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो नया कैपेक्स वो कर रहा है इसमें वो जो बैटरी रिसाइकलिंग है यानी लिथियम आयन की जो बैटरीज होती है, मोस्टली फोन्स की जो बैटरीज होती है, उसका भी उन्होंने नया जो आप देखो तो प्लांट है उसकी वो आगे जाके शुरुआत करने वाले हैं। ये प्लांट वो जो कार की बैटरीज है उससे शुरुआत नहीं करेंगे, बट जो मोबाइल की बैटरीज है या लैपटॉप की बैटरीज है इससे वो शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि कैप्टिवली भी कंपनी के पास आप देखोगे तो रॉ मटेरियल अवेलेबल है फ्रॉम वट एवर फोन्स या लैपटॉप्स दे आर करंटली रिसाइकलिंग। और ये बैटरीज रिसाइकल करने के बाद पहले तो आप देखो तो ब्लैक मास प्रोड्यूस होता है, एंड देन ब्लैक मास को भी यदि आप देखो देन अलग अलग जो मटेरियल्स है या मेटल्स है वो इससे सेपरेट करके वो कंपनी ब्लैक मास और बाकी जो मेटल्स या अलग प्रोडक्ट्स है उनको भी सेल कर सकती है। तो ये भी आप देखो तो अलग डिवीजन हो जाएगा, एंड इससे भी रेवेन्यूज जो एडिशनल रेवेन्यूज है वो आ सकते हैं। कंपनी को आगे जाके जो रेवेन्यू मिलेगा पर केजी के सेल से वो भी आगे जाके आप देखो तो इंक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंपनी कौन से मटेरियल का यहाँ पर सेल कर रही है। इसके अलावा कंपनी के पास भिवंडी में यानी मुंबई में यदि आप देखोगे तो और एक लैंड पार्सल अवेलेबल है। करंटली उनके जो 2 प्रोजेक्ट्स है या 2 यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो 2 वसई में है, एक ओल्ड यूनिट है एक नया यूनिट है। इसके अलावा लगभग 4 to 5 एकर्स उनके पास भिवंडी में अवेलेबल है। तो यहाँ पर 50,000 के आगे का जो कैपेक्स है तो ये आप देखो तो वो ये प्रीमाइस स्पेस में हो सकता है, यानी ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो लैंड है वो कंपनी के पास इनफ अवेलेबल है। इट इज़ ओनली अबाउट जैसे ही EPR का ट्रिगर है या जो सीरियसनेस है या गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, जैसे जैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होते जाएगा यहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स में कंटिन्यूस इंक्रीज आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा यदि आप देखो तो इको रिसाइकलिंग के ही जो प्रमोटर है वो पर्सनल कैपेसिटी में एक छोटा कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनको भी रन करते हैं। बुक माई जंक करके उन्होंने ऐप जो है वो डेवलप किया है। तो ये मोस्टली जो कंपनी है वो रिटेल फोकस्ड या इंडिविजुअल फोकस्ड कंपनी है, यानी सपोज आप या मेरे जैसे जो इंडिविजुअल रिटेलर्स है उनको सपोज लैपटॉप को आगे जाके रिसाइकल करना है या प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करना है तो वो बुक माई जंक पे ऑर्डर उनका जो है वो प्लेस कर सकते हैं। वहाँ से उनका एक गाड़ी आएगा एंड वो सिर्फ एक रिमोट या एक लैपटॉप वो कलेक्ट करके उसको प्रॉपरली रिसाइकल करेगा। ये उनका यहाँ पर विजन है। और ये जो बुक माई जंक कंपनी है वो सिर्फ मुंबई ये जो रीजन है उसके लिए करंटली काम कर रही है। आगे जाके प्रॉब्ली वो अलग अलग रीजन्स भी ऐड करेंगे और उनका ये टारगेट है कि एटलीस्ट वो 1 लाख फैमिलीज जो है उन तक वो रीच कर पाए एंड उनके जो गैजेट्स है उनका प्रॉपरली एक रिसाइकलिंग वो कर पाए। ये करंटली एक लॉस मेकिंग कंपनी है बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो अब तक ज़्यादा बिल्ड नहीं हुआ है। आई थिंक दे हैव रीच मैक्सिमम अप टू 2500 फैमिलीज टिल नाउ, एंड इसीलिए प्रमोटर ने वो करंटली पर्सनल कैपेसिटी में रखा है। जैसे जैसे कंपनी आगे जाके ब्रेकअप वन होगा या प्रॉफिटेबल होगा प्रॉब्ली आगे जाके वो
उनकी जो लिस्टेड कंपनी है उससे वो ये जो कंपनी है वो मर्ज कर सकते हैं। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। इसके अलावा कंपनी आगे जाके जो पीसीबी की जो आप देखो तो रिसाइकलिंग है वो भी करने वाली है। जैसे जैसे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए उसके रिलेटेड सेपरेट एक मशीनरी वो यहाँ पे ऐड करने वाले हैं उनके भिवंडी प्लांट में। तो लेट्स सी काफ़ी अलग अलग ट्रिगर से ये जो कंपनी है उसके लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, कोई डेट नहीं है, कैश रिच उन्होंने रखा है। एंड जो भी कैपेक्स किए है वो भी सारे इंटरनल अप्रूवल से ही किए हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव थिंग। आई थिंक मैनेजमेंट भी काफ़ी कमिटेड है, काफ़ी एनर्जेटिक है एंड काफ़ी फोकस्ड है। मैंने उनके मैनेजमेंट से भी मीटिंग की थी एंड आई हैव एक्चुअली विजिटेड द प्लांट एट वसई ऑल्सो, जिससे काफ़ी बेटर इंसाइट्स मिले। तो स्कटलबट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाइल यू इन्वेस्ट इन माइक्रो एंड स्मॉल साइज कंपनी। एंड वही हम माइक्रो कैप जो क्लब है उस पर फोकस करते हैं और इसीलिए मैंने माइक्रो कैप क्लब जो है उसकी शुरुआत की है, जहाँ पर मैं मेरे स्कटलबट्स के जो इनसाइट्स है वो शेयर करता हूँ। इसके अलावा अलग अलग जो माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स है उन्होंने भी मेरे साथ अलग अलग फैक्ट्रीज को विजिट किया है। सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। हमारा जो फोकस है वो मोस्टली माइक्रो कैप कंपनीज में ही है। ये कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी या कोई भी टिप्स बेस्ड सर्विस नहीं है, ये कम्प्लीटली रिसर्च फोकस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स है वो एक साथ अलग अलग जो आइडियाज़ है उनको डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट्स लिखे हैं, मोर देन 50 रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को भी होस्ट करते हैं, तो ऑनलाइन इंटरव्यूज अवेलेबल है मोर देन 15 मैनेजमेंट्स का अब तक। एंड आगे जाके आई विल बी कीप ऑन डूइंग द इंटरव्यूज विद डिफरेंट मैनेजमेंट सो दैट ताकि इंडिविजुअल मेंबर्स कैन टेक देयर ओन डिसीजन आफ्टर डूइंग देयर थरो रिसर्च। एंड जो भी इनपुट्स है या जो भी अपडेट्स है अबाउट दिस कंपनीज दैट आई शेयर ऑन द माइक्रो कैप क्लब। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट पे आप जाके सारे जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो। बट अगेन आई वांट टू रिपीट, ये कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी टिप्स बेस्ड सर्विस नहीं है। तो यदि आपको सिर्फ यहाँ पर कॉल्स के लिए या टिप्स के लिए आना है तो दिस इज नॉट द राइट सर्विस फॉर यू। बट यदि आपको एक अच्छा रिसर्च प्लेटफॉर्म चाहिए या लाइक माइंडेड इन्वेस्टर का ग्रुप चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग द माइक्रो कैप क्लब। डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको ये डिटेल वीडियो इको रिको ये जो बिजनेस है या ये जो कंपनी है इसके बारे में कैसे लगा, आपके इसके रिलेटेड क्या थॉट्स है, ये इंडस्ट्री के रिगार्डिंग या ये पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग क्या क्या ट्रिगर्स आ सकते हैं, आपके अकॉर्डिंगली क्या रिस्क है, जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और आपको वीडियो कैसे लगा जरूर ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को यहाँ पर पोस्ट करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर इसे मिस मत कीजिए। हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ द माइक्रो कैप कंपनी।